हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका जासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। ठीक है बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक्स चैप्टर 14 क्लास 9th। ठीक है, स्टैटिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसमें आपको जो आगे भी अगर जाओगे 9th के आगे भी तो बेसिकली आपको प्लस माइनस का खेल जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, और कुछ फार्मूले। ठीक है, डन। और इम्पॉर्टेंट इसलिए कि आप किसी भी स्ट्रीम के साथ जाओगे स्टैटिक्स तो पढ़ना है ही। साइंस लो तो भी स्टैटिक्स पढ़ोगे, कॉमर्स लो तो भी स्टैटिक्स पढ़ोगे, ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स वगैरह जाते हो तो भी स्टैटिक्स पढ़ोगे। ठीक है, तो इसका इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। डन। अब सबसे पहले देखिए ये क्या है, हमारा स्टैटिक्स है ना। स्टैटिस्टिक्स क्या पढ़ेंगे इसको, स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स ही पढ़ते हैं। ठीक है, डन। ये सारा क्या है, इसके अंदर होता क्या है स्टैटिक्स की अगर हम बात करें, एकदम बिल्कुल बेसिक सी बात करें तो होता क्या है कि ये जो दुनिया है आज का, जो जिसको हम अर्थयुग कहते हैं, ठीक है, जो है सारे आंकड़ों पे टिकी हुई है ना। कि क्लास में बच्चों का प्रोग्रेस रेट क्या है ना। इससे हम अपने आप को क्या करते हैं, जज करते हैं और आगे काम करने में हमें हेल्प मिलती है। पीछे क्या गलती हुई, आगे क्या करना चाहिए, क्लास में मैथ्स में कितने बच्चों के क्या नंबर आए हैं, जिसके कम नंबर आए हैं उसके ऊपर कैसे मेहनत करनी है, ज़्यादा नंबर आए हैं तो कैसे उसको और आगे ले जाना है। तो ये सब सारे क्या खेल हैं, हमारे स्टैटिक्स के ही खेल हैं। आंकड़ों से ही पता चलता है, ऐसे हमें पता नहीं चल सकता। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। स्टैटिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स और उसका डेफिनेशन जो है उस चीज को समझते हैं। देखिए सबसे पहले है क्या है, हमारा स्टैटिक्स का डेफिनेशन है, इन स्टैटिक्स वी स्टडी कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, है ना। कलेक्शन है, कलेक्शन क्या हो जाता है आपका, कलेक्शन होता है आपका जो डाटा हम एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जाते हैं, टेस्ट लिया, बच्चों के नंबर आए, उनको कलेक्ट किया, है ना, इकट्ठा करना होता है कलेक्शन। ठीक है, प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंट करना, कॉपी वगैरह पे रखना। ठीक है, फिर एनालिसिस, उसके ऊपर काम करना कि मतलब क्या इसमें अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। इंटरप्रेट करना, मतलब डाटा का एक जगह से दूसरे जगह इंटरप्रेट कर देना, इधर से उधर एक तरीके से भेजने का काम जो कहते हैं उसको। ऑफ डाटा क्या होता है, डाटा का, ये सारे काम डाटा का होता है। ठीक है, तो चलिए स्टैटिक्स का डेफिनेशन कहीं पर भी आपको अगर थोड़ा सा देखा जाए तो कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें मिला करके किस पे डिपेंडेंट है, तो डाटा पे। स्टैटिक्स का डेफिनेशन किस पे डिपेंडेंट है, तो डाटा पे। तो सबसे पहले अगर मुझे डाटा नहीं पता है तो मैं बाकी सारी चीजें कैसे जानूंगा। ठीक है ना, तो समझते हैं डाटा क्या है। देखिए क्या है, फैक्ट आर फिगर कलेक्टेड विद द डेफिनिट पर्पस आर कॉल्ड डाटा। ठीक है, मतलब ऐसे फैक्ट और फिगर जो किसी खास पर्पस से किए गए हो। अगर आपने इकट्ठा किया और उसके पीछे पर्पस नहीं है तो वो डाटा नहीं होगा। उसको क्या कहेंगे इसी के बाद हम समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने मान लीजिए ये जान लिया कि हमारा जो वुमेन रेट्स है पर मेन के हिसाब से, जैसे जो भी हो 900 से ऊपर है ना, मतलब कम है। ठीक है, लेकिन उसका किसी खास पर्पस से अगर हमने उसको कलेक्ट नहीं किया तो उस डाटा का कोई काम नहीं है। समझ में आई? तो फिर वो डाटा नहीं है, जान लिया, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो वो डाटा नहीं है। क्या है डाटा, क्या है, किसी खास पर्पस से फैक्ट और फिगर को कलेक्ट करना। समझ में आएगी बात? डाटा तभी डाटा के श्रेणी में जाता है वो। ठीक है, और उसी डाटा का कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन स्टैटिक्स कहलाता है। इतना तो ये डेफिनेशन काफी सटीक और कम वर्ड्स में आपको एकदम क्लियर कर रहा है स्टैटिक्स क्या है, डाटा क्या है। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट है वो हमारा रॉ डाटा, उसका डेफिनेशन क्या है समझिए। देखिए ये एक बात मैं पहले आपको कहना चाहूंगा, हमने रॉ डाटा को और प्राइमरी डाटा को अलग अलग डिफाइन करने की कोशिश की है, लेकिन समझिए जो रॉ डाटा है ना वही प्राइमरी डाटा है, रॉ डाटा ही प्राइमरी डाटा है। लेकिन
क्यों ऐसा अलग अलग करने का कोशिश किया? क्योंकि जो रॉ डाटा है उसमें लिटिल बिटिल, जैसे आपको जो पिछले एक चैप्टर पढ़ाया था वहां पे बताया था कि कैपेसिटी और वॉल्यूम एक ही चीज है, लेकिन थोड़े से के लिए डिफरेंस है, तो कैपेसिटी और वॉल्यूम अलग करके बताया था। चलिए वो बात की बात है, उसकी बात अभी नहीं करेंगे। वैसे ही रॉ डाटा और प्राइमरी डाटा बहुत माइनर से डिफरेंस है, उस डिफरेंस को ध्यान रखते हुए रॉ डाटा और प्राइमरी डाटा को अलग बताने की कोशिश की गई, लेकिन प्राइमरी डाटा ही रॉ डाटा है, लगभग जान के रखिए, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या है। डाटा रिकॉर्डेड इन द सीक्वेंस इन विच दे आर कलेक्टेड एंड बिफोर दे आर प्रोसेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आर रैंक्ड, बिफोर दे आर प्रोसेस है, आर रैंक, आर कॉल्ड रॉ डाटा। मतलब रॉ मतलब क्या होता है, रॉ मतलब होता क्या? अगर आपसे पूछा जाए कच्ची चीज का, जैसे हम काम करते हैं ना, जैसे मान लीजिए फैक्ट्रियाँ चलती है, तो उसके लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए ना, तभी तो कोई तैयार होते हैं। जैसे जो कपड़े पहनते हैं तो उसके अपने रॉ मटेरियल होते हैं ना, तभी तो ये सूट बूट तैयार होता है और हम पहनते हैं, ठीक है। तो हर एक काम के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कहने का मतलब उसका कोई तब तक इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हम प्रोसेस करने से पहले, बिफोर दे आर प्रोसेस आर रैंक, प्रोसेस करने से पहले और रैंक करने से पहले जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसी को रॉ डाटा कहते हैं। अभी उसका कोई माने मतलब नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि रॉ डाटा क्या होता है, ठीक है। डन, क्लियर है। कच्चे, सीधा सीधा बात करें तो कच्ची बात करो, कच्ची पक्की बात नहीं करो, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, इन दोनों वर्ड को समझते हैं, क्या होता है प्राइमरी और क्या होता है हमारा सेकेंडरी, ठीक है। चलिए, प्राइमरी डाटा के साथ प्राइमरी लगा हुआ है, डाटा के साथ प्राइमरी। आप प्राइमरी बात करते हैं ना, प्राइमरी क्लास है, बात करते हैं ना सेकेंडरी क्लास है, ऐसे बोलते हैं ना, प्राइमरी है सेकेंडरी है। तो प्राइमरी क्या होता है? ज्यादातर किस शब्द को लेकर के होता है? कि बच्चों को लेकर के हुआ। सेकेंडरी क्या हो गया? कि बच्चे जब तैयार हो गए तो उसकी बात हो गई, इसको हम सेकेंडरी कहते हैं। तो यहां पर भी यही हो रहा है, जब डाटा बच्चा है तो प्राइमरी है, जब डाटा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो हमारा सेकेंडरी हो गया। लेकिन बात तो हमें स्टैटिक्स के हिसाब से करनी है, ये बात तो समझ गए कि क्या होता है, लेकिन स्टैटिक्स के हिसाब से करनी है। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन है, इसको देखते हैं। प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल एंड जस्ट टेक रॉ मटेरियल फॉर स्टैटिक्स मेथड, ठीक है। तो कहता है कि जब हम जस्ट टेक रॉ मटेरियल, ठीक है, प्राइमरी डाटा और ओरिजिनल होता है, और जब हम इसको रॉ मटेरियल के तौर पर कलेक्ट करते हैं, क्या होता है? जब ये ओरिजिनल होता है और जब हम इसको रॉ मटेरियल के तौर पे कलेक्ट करते हैं। देखिए, सेकेंडरी डाटा लाइक फिनिश्ड प्रोडक्ट बिकॉज दीज हैव अंडरगॉन वंस थ्रू स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। कह रहा है ये फिनिश प्रोडक्ट है। क्या होता है? एक फिनिश प्रोडक्ट है। मतलब प्राइमरी डाटा से सेकेंडरी डाटा बेसिकली कहें तो तैयार किया जाता है। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, चलिए ठीक है, डन। एग्जांपल मैं क्या ले रहा हूं? जैसे मान लीजिए सेंसस होता है, ठीक है, सेंसस होता है ना, 10-11 सालों पे हर बार होता है। तो सेंसस में क्या होता है कि 2-4 लोग घर घर जाते हैं और पता करते हैं कि इस फैमिली में इतने बच्चे लोग हैं, इस फैमिली में इतने लोग हैं, ठीक है। तो जो ये किसको दिया जाता है? स्कूल के शिक्षकों को दिया जाता है और अलग से लोग तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हुआ ना, ये क्या हो गया? जस्ट डाटा कलेक्ट किया, उन टीचर्स ने या अदर पीपल ने डाटा कलेक्ट कर दिया और गवर्नमेंट के पास पास कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये हमारा एक प्राइमरी डाटा हो गया, है ना। उन्होंने कुछ नहीं करना था, उन्हें लोगों की संख्या जाननी थी कि कितने बच्चे हैं और परिवार में कितने सदस्यगण हैं, ये बस जानना था उनको, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इतना ही जानना था, इसके ऊपर कोई काम नहीं रहा। तो एक तरीके से प्राइमरी डाटा हो गया, एक तरीके से रॉ डाटा, प्राइमरी डाटा हुआ तो रॉ डाटा हो गया, डन। लेकिन जब उसी के ऊपर काम होता है और दूसरा चीज लाया गया, जैसे ये पता किया गया कि एवरेज हर घर में वुमेन्स और मेंस का रेशियो क्या है। तो जब तक वुमेन्स रेंज पहले हमें प्राइमरी डाटा नहीं मिलेगा तो हम ये कैसे पता कर सकते हैं? या एक गांव में जो जैसे अब गांव में ज्यादातर लोग जो होता है वो शहरों की आए हैं, तो गांव में अभी विलेज में कितने लोग हैं जो यूथ हैं,
मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं देखा गया है, लेकिन ऐसा एक बन सकता है। तो पहले डाटा पता होता तभी तो हम ये निकाल सकते हैं ना, क्योंकि यूथ वगैरह तो अब रह नहीं गए गाँव में, है ना, जनरली जो सीनियर सिटीजन हैं उसी टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, तो उससे जो डाटा तैयार किया जाता है वो क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी डाटा हो गया। क्लियर। तो ये दोनों फर्क है प्राइमरी डाटा में और सेकेंडरी डाटा में, ठीक है। चलिए और कुछ टर्म दिया गया है, ज्यादा से ज्यादा इसको क्लियर किया गया है। दीज डाटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। ये किससे किया जाता है, अभी जैसा कि बताया था कि शिक्षक जाते हैं घर घर और पता करते हैं, तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना उसी के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। डन। जो जांच करता है, इन्वेस्टिगेटर मतलब क्या हो गया, जो जांच करता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करता है, जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उसी के द्वारा होता है। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, पब्लिश्ड अर्लियर बाय समवन, ये पहले किसी के द्वारा तैयार किया जा चुका है ना, पहले के द्वारा किसी के, जैसे स्कूल के अंदर ही रख लो, बच्चे ने, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग मार्क्स लाए, तो स्कूल किस टीचर किसके पास कर देता है, फिर प्रिंसिपल के पास कर दिया, तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो वो सेकेंडरी डाटा तैयार करेंगे। समझ में आ रही बात। चलिए क्लियर है, डन। और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो जिससे आपको ज्यादा से क्लियर हो, आप खुद भी माइंड के अंदर सोच सकते हो कि क्या हो सकता है, प्राइमरी कैसे हो सकता है, सेकेंडरी। देखिए इसमें एक थर्ड पॉइंट है, दीज डाटा आर कलेक्टेड ए फ्रेश अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट प्लान, है ना, जो स्वतंत्र प्लान के लिए होता है। किसके लिए होता है, कलेक्टेड फ्रेश अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट प्लान, ठीक है। फ्रेश डाटा होता है, इंडिपेंडेंट प्लान के हिसाब से होता है, मतलब उसके लिए कोई योजनाबद्ध काम नहीं होता है, स्वतंत्र काम के लिए होता है। सीधा जान लिया कि ये काम होता है, प्राइमरी डाटा इकट्ठा कर लिया, सीधी बात समझिए ना, उसके ऊपर हम काम ही नहीं कर रहे हैं, तो डिपेंडेंट हुए कहाँ। प्राइमरी डाटा क्या हो गया, हमने कुछ चीज जान लिया, तो जानने के उस नॉलेज यूज नहीं हो रहा है, तो उसका काम क्या है, ऐसे ही रह गया ना। तो वही बात है, इंडिपेंडेंट प्लान है, डन, कि यहाँ प्राइमरी डाटा इकट्ठा कर लिए, कोई काम चला ही नहीं, तो वो प्राइमरी हो गया, ठीक है। आर ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड दैट इज कैन बी अवेलेबल इन द रिपोर्ट रिकॉर्ड etc। देखिए ये क्या करता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, समझ में आई बात, क्या करता है, पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट क्या करेगा, जो प्राइमरी डाटा है उसी की बात कर रहा है, और उससे जो रिपोर्ट रिकॉर्ड etc तैयार होता है उसकी बात करता है। तो अभी बताए ही है क्या होता है, रिपोर्ट कार्ड मिलता है, ये सब चीजें, मार्क्स वार्क्स का ये सब चीज अभी हम बताए ही हैं, तो वही पर ये आता है सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा जो डेफिनेशन है देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको, उन सारी चीजों से ये चीजें क्लियर हो चुका है, डन। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए अब इसको ना, क्या अभी ग्राफ पहले एक दो जान लेते हैं, क्योंकि उसका तालमेल नहीं बन रहा था, ठीक है। तो अभी पहले बीच में ग्राफ जान लेते हैं और फिर डाटा को लेकर के कुछ फॉर्मूले जो हैं उसको भी हम समझते हैं, ठीक है। क्लियर। देखिए बार ग्राफ डेफिनेशन क्या होता है, बार ग्राफ, देखिए ग्राफ जो है ना दो तरीके के हम शो करते हैं, क्लास 9th की बात करूंगा, इधर उधर नहीं जाना अभी, ठीक है। एक बार ग्राफ होता है, एक हिस्टोग्राम होता है, और एक और भी होता है, तो उसको चैप्टर में ही बता दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है, वो भी पॉइंट पॉइंट करके दिखा देते हैं ग्राफ पर, वो एक स्टाइल वो भी है, ठीक है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे दो ग्राफ समझेंगे, बार ग्राफ क्या होता है और हिस्टोग्राम क्या होता है, ठीक है, डन। देखिए क्या होता है बार ग्राफ, पिलर टाइप का होता है बेटा, इसका जस्ट ना आपको ये जानना है, इसमें बेसिकली आपको ये जानना है कि जो आपको डाटा मिलता है ना उसको आप पिलर के रूप में सजा दीजिए ग्राफ के ऊपर, वही बार ग्राफ है, ठीक है। जो डाटा मिला है ना उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में सजा दीजिए, उसको इसी को हिस्टोग्राम कह देंगे। देखिए फिर भी एक डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। ए ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ कैटेगोरिकल डाटा इन विच वैल्यूज आर शोन एज हॉरिजेंटल और वर्टिकल बार्स। किसमें हम शो करते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल बार में शो करते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा हमारा, ऐसे दिखाया गया है, ये वैल्यू है, ये वर्टिकल में शो कर रहा है, और ये दूसरा ग्राफ जो है बहुत अच्छे कलर में बढ़िया से बताया गया है कि ये हमारा हॉरिजेंटल में शो करता है, ठीक है। इस बार वैल्यू यहाँ ले लिया, कैटेगरी यहाँ ले लिया, ये मर्जी आपकी, ग्राफ ऐसे भी रहते हैं और ऐसे भी रहते हैं। अब जैसे मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है, देखिए जैसे मैंने एक ग्राफ लिया, ठीक है,
ये ले लिया, ठीक है, डन। अब बात करते हैं जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल, और एक 5वें महीने की बात कर लेते हैं, मई की। मई में तो फिर समर वेकेशन हो गया आप लोगों का, डन है ना। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए, देखिए ऐसा है हमारा, है ना, कि जनवरी में जो बच्चों के परसेंटेज स्कूल में आने वाले हैं, मान लीजिए वो बिल्कुल आपका कितना है, 90%। ऐसे बच्चे 90% हैं, तो इसको हम 10-10 करके दे लेते हैं। 20, 30, 40, 50, 60, 70 रहने दो, इतना ही ज़्यादा काम समझने से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा जनवरी का बच्चों का, ठीक है, जो 70% आते हैं। ऐसे इस तरीके से आपको टेबल मिलेगा, जनवरी में 70%, फरवरी में 40%, होली है, छुट्टी मना लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। फिर मार्च में पेपर है, तो यहाँ 80% लगा दीजिए, ज़्यादा ही बच्चे, 20% ना छुट्टी करो, लेकिन यहाँ पिलर ऊपर, चलिए इसी के लिए कर लिया, ठीक है, डन। फिर अप्रैल में पेपर हो गया है, बच्चे छुट्टी करेंगे, मान लीजिए 50%। अब मई तो छुट्टी के करीब पहुंच गया है, तो मान लीजिए 30%। बस इसके बाद समर वेकेशन स्टार्ट। इस तरीके का आपको एक डाटा दिया गया होगा, आपको कहेगा कि बार ग्राफ के ऊपर शो कीजिए। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, फिल्म के ऊपर ले सकते हो, क्रिकेट के ऊपर ले सकते हो। आजकल आप देखते होगे, अगर आप मैचेस देखते होगे तो वहां पर भी बार ग्राफ, पाई चार्ट, इसके थ्रू समझाया जाता है। जैसे हाल फिलहाल की बात करूँ, मैच देख रहा था, उसमें ऐसे था कि इंग्लैंड है और फिर आपका भारत का मैच था, इंडिया और इंग्लैंड का, उसमें पाई चार्ट करके ऐसे करके दिया हुआ था और इस तरीके से बांटा गया था, और करे हर एक को 10 से 20 ओवर, 20 से 30 ओवर, तो कौन से ओवर में किस टीम की ज़्यादा पलड़ा भारी है, उस हिसाब से उसको कलर कर दिया जाता था। और कमेंटेटर कहते थे, देखते हैं कौन ज़्यादा केक खाता है ना। तो जैसे मान लीजिए पहले 5 ओवर में इंग्लैंड का हावी रहा, तो उसको रेड कलर, ये ब्लू कलर से दे दिया। अगले 5 ओवर में इंडिया हावी रहा और इंडिया को जीतना रेड कलर से दे दिया, तो मान लीजिए 3-4 रेड रहेगा तभी तो जीतेगा। लास्ट में मान लीजिए इंग्लैंड थोड़ा बहुत अच्छा खेला, तो क्या फर्क पड़ता है, तो ज़्यादा इंडिया अच्छा खेला तो इंडिया जीत गया। तो इस तरीके से देखिए, मतलब मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरीके से डाटा का जो यूज होता है वो देखिए। बार ग्राफ लगा करके भी क्रिकेट के रन्स वगैरह या बैट्समैन के या मैचेस के, कौन सी टीम कितना जीत रही है कौन से मंथ में। जैसे आप एक जनरल एग्जांपल ले लो, विराट का जैसे बताया जा रहा था कि जो 2017 से लेके 19 तक था, तो उनका जो 80% रन कवर कर रहा था, 19 से लेके 22 तक कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से स्टैटिक्स का, डाटा का वहां पर यूज होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? बहुत सारी चीजें हैं, बाकी हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जनवरी हो गया, ये फरवरी में देखिए 40% है हमारा, तो हमने फरवरी के लिए यहाँ दे दिया। मार्च में देखिए, मार्च में क्या है, 80% है, ज्यादा बच्चे आ रहे हैं तो ये दे दिया। अप्रैल में क्या है, 50% है, तो 50 के सामने पिलर ऐसे बना दिया। और मई में क्या है आपका 30% है, तो 30 के सामने दे दिया। बस ठीक, क्लियर है, डन। अब इसको क्या करेंगे, सजावट कर देते हैं, ऐसे ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, डन, ऐसे ऐसे लगा देते हैं। कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अच्छे अच्छे कलर सजा दो, है ना। सजाते ही अच्छे बच्चे पेंसिल से ही बढ़िया से, लेकिन इसको सजा देते हैं अच्छा देखने में लगे। इस तरीके से डाटा तैयार हो जाता है और हर काम में होता है। यही हमारा बार ग्राफ है। डन, क्लियर हो गया। चलिए, बार ग्राफ समझ में आ गया। हिस्टोग्राम के लिए चलते हैं अगले के लिए। देखिए, बात करते हैं, जैसा कि बात किया था हिस्टोग्राम है, तो हिस्टोग्राम के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, डन। देखिए क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय मींस ऑफ रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स के फॉर्म में इसको लाया। देखिए रेक्टेंगल्स के फॉर्म में है। हुज विड्थ रिप्रेजेंट क्लास इंटरवल, विड्थ जो है वो क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड हुज एरिया आर प्रोपोर्शनल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, एरिया जो है फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ। ठीक है, समझाता हूँ ये चीज क्या है। इट्स लुक लाइक, ऐसे कुछ दिखता है। ए बार ग्राफ दैट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा एंड स्नैपशॉट ऑफ डाटा टेकन फ्रॉम ए प्रोसेस। तो यहाँ थोड़ी सी बार ग्राफ की ये बात चल रही है कि जो बार ग्राफ क्या करता है,
डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए वो तो समझ चुके हैं हम। यहाँ देखते हैं हिस्टोग्राम के लिए क्या है हमारा। क्लियर, हिस्टोग्राम के लिए है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाता है। देखिए ये सब क्या है हमारा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ऐसे ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ऐसे ही ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। फिर क्या कह रहा है आपका, जो एरिया होता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, देखिए अभी तो फिलहाल एक एग्जांपल आपको लिया गया है, समझे बच्चे। लेकिन क्या होता है कि जैसे मैं एक बार ग्राफ आपको दिखाता हूं, ऐसे हिस्टोग्राम, देखिए ऐसा होता है, ऐसे रहेगा कि मान लीजिए सीधा 50 से स्टार्ट हो। ठीक है, तो 50 ऐसा कर दिया, तो अब देखो, अब उसके बाद ये 55 आया, तो समझने की कोशिश करो, 0 से डायरेक्ट 50 इतना नजदीक तो नहीं पहुंचेगा ना, तो एक जिगजैग लगा देते हैं। अच्छे से समझ में आ जाएगा एक्सरसाइज में ये सब बातें, लेकिन यहां पर भी थोड़ा बता दे रहा हूं आपको। एक जिगजैग हम लगा देते हैं ताकि ये 50 इतना बड़ा डिस्टेंस है, डायरेक्ट कवर किया। ठीक है, उसके बाद ये 60 है, उसके बाद 65 है, उसके बाद 70 है, ये 75 है, ये 80 है, ये 85 है। तो कोई काम जो होता है ना, रेंज में अगर पास होता है ना, तो मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक होता है। ये तो 5 का रहा। अगला क्या होता है पता है आपको, इतना जा सकता है। इसका अगला पता है क्या आपको, पूरा यहां तक कवर कर दे। यानी ये चीजें फिक्स नहीं होती है। ये जो जैसे यहाँ विथ आपको एग्जांपल लेकर के बताया गया, तो यहाँ तो फिक्स इक्वल दिख रहा है, लेकिन ये विथ इक्वल नहीं होता है। तो कहने का मतलब यही चीज यहाँ लिखा है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, एरिया जो होता है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अब देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी तो 5 रहेगी ना, तो छोटा सा दिख रहा है। इसकी कितनी है, ज्यादा है, 5, 10, 15, 15 का है, तो उससे ज्यादा होगी। इसकी क्या होगी, उससे भी ज्यादा होगी, तो और बड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है। समझ में आ रही बात, हिस्टोग्राम क्लियर हुआ। यानी हिस्टोग्राम एक रेक्टेंगुलर शेप में दिखाने वाला एक फिगर है, जो ग्राफ के ऊपर हम दिखाते हैं, अगर इन शॉर्ट कहें। ठीक है, और जो विड्थ होता है वो क्लास इंटरवल को दिखाता है, और एरिया जो होता है वो आपके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट करता है। डन। देखिए तो इस तरीके से ये हिस्टोग्राम हमारा है ना। और इसमें भी डाटा का ही खेल करते हैं, लेकिन ज्यादातर जैसे जो डाटा हमारे बिल्कुल बिखरे हुए रहते हैं ना, जो समेटे हुए रहते हैं, वो तो एक तो आपको मेंशन कर देगा कि बार ग्राफ में दिखाइए कि हिस्टोग्राम में दिखाइए। लेकिन फिर भी जो ओवरऑल सब क्वेश्चनों से जो एक आइडिया लिया है, कि आइडिया यही है कि जो समेटा हुआ डाटा होता है, मतलब कम कम डिफरेंसेस पे उसके डिफरेंसेस सब इक्वल लगभग दिखाई देते हैं, तो वो बार ग्राफ पे जाता है। और जो बिखरे हुए ज्यादा रहते हैं ना, उसको हिस्टोग्राम पे लेके चला जाता है। डन, क्लियर। चलिए ठीक है, आगे की ओर देखते हैं क्या है इसमें, पॉइंट समझते हैं, फॉर्मूले वगैरह पे आते हैं। ठीक है, देखिए स्टैटिक्स की पॉइंट में फिर से हम वहां चलते हैं जहां से हमने ये समझा था कि स्टैटिक्स क्या है और डाटा क्या है। ठीक है, डन। देखिए कह रहे द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर इसी साइंस का वर्ड है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए। देखिए 2 वर्ड है, वहीं से आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आएगा। 2 वर्ड है, एक होता है हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, डन। टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर पार्क है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। यहां से किसी बच्चा को कहा जा रहा है कि रन करो, वो बच्चा ऐसे आया, ऐसे घुमा, और घूमने में इसको ना 20 मिनट लगा। कितने मिनट लगा, 20 मिनट लगा। तो एक पूरा चक्कर करने के लिए ना उसको कितना लगा, 20 मिनट लगा। तो वो उसका टाइम पीरियड हो गया। समझ में आई बात, क्लियर। अब देखिए कोई एक बात, अगर 1 घंटा कोई ले लेता है आदमी और इस पार्क को दौड़ने के लिए कहता है, अगर वो बच्चा मान लो बहुत तेज तरार बच्चा है, तो 3 बार घुमा, 4 बार वो घूम जाए, यानी एक गिवन टाइम में जो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ वर्क हो, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, और एक काम करने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। तो बेसिकली अगर कहें तो फ्रीक्वेंसी दिस रिलेशन होता है। डन, क्लियर, समझ में आई बात। चलिए आगे की बात देखते हैं। अब यहां पर मतलब किसी चीज को कितनी बार हुआ है, बेसिक सा एकदम छोटा सा डेफिनेशन क्या है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए
एक बच्चा का यानी एवरेज जो होता है 70% वो ज़्यादा लाता है। मान लीजिए 4 पेपर में 3 बार लाया, यही इसकी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर हुआ ना कि नंबर ऑफ टाइम वो कितनी बार वर्क होता है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। डन। अब देखिए सेकंड है क्लास इंटरवल। क्या है हमारा क्लास इंटरवल? आर द ग्रुप इन विच ऑल ऑब्जर्वेशन आर डिवाइडेड। मतलब सारे ऑब्जर्वेशन जिस ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं उसी को क्लास इंटरवल कहते हैं। मैं तो आप लोग का ही एग्जांपल लूंगा। जैसे कि मान लीजिए क्लास सारे ऑब्जर्वेशन जब एक ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जैसे आप लोगों की जो मैथ में मार्क्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? 1% से लेकर के 100% तक आते हैं। मैथ में तो पूरे के पूरे नंबर भी उठते हैं ना, जिसने जितना अच्छा किया उसको मैथ में कभी भी पार्शियलिटी नहीं होता है। ठीक है, डन। तो अब यहाँ देख लीजिए, जैसे ये है हमारा 0 से 10%। ठीक है, तो अब ये कह रहा है ना कि ऑब्जर्वेशन को डिवाइड किया जाता है। जो 0 से जो 10 मार्क्स तक लाने वाले बच्चे हैं, मान लीजिए 1 2 हो, वो 3 बच्चे हैं। ठीक है, फिर 10 से लेकर के 20, डन। तो वो कितने बच्चे हैं? 5 है। तो इस तरीके से बच्चों को डिवाइड किया गया है कि कितने बच्चे जो हैं इन ग्रुप में शामिल है। समझ में आई बात? कितने बच्चे जो हैं इन ग्रुप में शामिल है। तो उसी तरीके से ऑब्जर्वेशन को ग्रुप में बांटना है ना, डिवाइड करना, उसी को हम क्लास इंटरवल कहते हैं। समझ में आई बात? क्लियर? चलिए अब आगे की बात करते हैं। अगला है फॉर क्लास इंटरवल 20 30 30। मान लीजिए कोई क्लास इंटरवल है, एग्जांपल दिया हुआ है, जो 30 होता है इसी को हम अपर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर लिमिट होते हैं। और जो 20 होता है इसी को हम लोअर लिमिट कहते हैं। डन। लोअर लिमिट होता है। क्लियर? सीधी सी बात है। नंबर है 10 से 20, आगे वाला अपर लिमिट, पीछे वाला लोअर लिमिट, काम खत्म। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, डन। देखिए अब क्लास मार्क्स आता है। ठीक है, अब आप देखिए यहां मैं समझा रहा हूं, आपको लगेगा चीजें सर इतना इजी है क्या, स्टैटिक्स है, मजादार, एकदम बिल्कुल मजा आ गया। लेकिन जानते हैं क्या होता है? यही चीजें जब मैं आपको एक कहानी की तरह बता रहा हूं तो मजा आ रहा है, लेकिन यही चीजें क्या होता है पता है आपको? जब आपको क्लास मार्क्स का, मैंने देखा है अक्सर कि चैप्टर के बीच में क्लास मार्क्स का लोग फार्मूला भूल जाते हैं, है ना, क्लास मार्क्स क्या होता है। तो इसलिए स्पेशली यहाँ पर फोकस डाल के बताया जा रहा है। और इनके होते हैं 1 2 मार्क्स करके सडनली आ जाते हैं, इसलिए इन चीजों को भूलिएगा मत, अभी समझिएगा और फिर परमानेंट माइंड में रखना है। ठीक है, देखिए लोअर लिमिट अपर लिमिट समझ चुके हैं। क्लास मार्क्स क्या हो जाता है हमारा? क्लास मार्क्स इन दोनों को ऐड करके जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 20 30 है ना, तो आप 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 50/2 25। डन। तो यही हमारा इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क। समझ में आई बात? जनरली एक्स से डिनोट करते हैं। अब देखिए एवरेज और मीन क्या होता है? एवरेज और क्या होता है मीन? मीन देखिए जो एवरेज है ना वही मीन है, दोनों में बहुत कम का अंतर है। देखिए जो वर्ड बने ना, लगभग ऐसे वर्ड जरूर बने हैं कि कितना भी सिमिलर हो तो कुछ ना कुछ अंतर। इवन ट्विंस आर नॉट लाइक टुगेदर, अनलाइक, मतलब समझिए जो जुड़वा होते हैं ना वो भी आपस में सेम नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उनके लक्षण होते हैं अलग। तो वैसे ही सारे शब्दों में कुछ ना कुछ, एवरेज जो होता है और मीन जो होता है वो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, डन। चलिए यहाँ जो लिखा हुआ है उसकी बात करते हैं। एवरेज और मीन हो जाता है, क्या बात है। देखिए एक एवरेज आइडिया लगाना कि क्लास का परफॉर्मेंस क्या है, इसी को हम एवरेज और मीन कहते हैं। डन। क्लियर होगा कि क्लास का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है या कितना बुरा है। ठीक है, जैसे कोई पेरेंट्स होता है कहीं पर अपने बच्चों को एडमिशन कराता है, किस बेस पे कराता है कि एवरेज उस क्लास की स्थिति क्या है, टीचर किस तरीके से उसको पढ़ाते हैं, कितना बच्चे गेन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 50 बच्चे हैं, ठीक है, और उसमें से अगर मान लीजिए 5 बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है तो ये माना जाएगा कि चलो बच्चों में कमी है, और 50 में से अगर 45 नहीं अच्छा कर रहा है तो कोई भी बच्चों की कमी नहीं मानेगा। वही हमारा होता है एवरेज आइडिया लगाना। ठीक है,
तो अब यहाँ देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एक मार्क्स से ऊपर से सोच रहा हूँ, ठीक है। 5 बच्चों का जो एवरेज मार्क्स है, 5 बच्चों का टेस्ट लिया गया किसी क्लास का, 60 लिया गया है, 30 लिया गया है, 50 आया है, 80 आया है और 70 आया है, ठीक है। ये है 5। अब इसका कहेगा कि एवरेज मार्क्स बच्चों के क्या है। मैथ का अगर कहा जाए कि मैथ में जैसे इन बच्चों का, ये देखिए 30 वाला भी बच्चा है, एकदम गंदा काम किया है, 80 वाला बच्चा भी है, अच्छा काम किया है, फिर भी लेकिन एक क्लास का आइडिया लगा जाए कि इस सर के क्लास में एवरेज बच्चे मैथ कितना लाते हैं, तो हम क्या करेंगे, 60 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 80 और डिवाइडेड बाय क्या होते हैं कि यही देखिए डेफिनेशन दिया है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं कितने, 1 2 3 4 5, इसको 5 से डिवाइड करें, जो भी ऐड करके आएगा देख लेते एक बार। 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 50 140, 140 प्लस 80 क्या हो जाएगा, 220, 220 प्लस 70 290, 290 बाई 5, इसको डिवाइड कर दीजिए तो 5 5 जा 25, कैरी 4 आया, 0 आया, 5 8 जा 58 40 और ठीक है, ये कितना हो गया, ये 58% मान लीजिए, ठीक है। 25 है, 9 है, 4 है, 58%, यानी 58 जो है एवरेज मार्क्स है मैथ में लाने वाले बच्चों का एवरेज। मतलब कोई उम्मीद लगा सकता है कि अगर इन सर के पास ये बच्चा हमारा पढ़े तो इतना मार्क्स जो है कम से कम ले आएगा। डन। एवरेज से ही बड़े बड़े आइडिया लगते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एवरेज मीन्स, ठीक है, क्लियर। अब देखिए एवरेज मीन भी हमारा समझ में आ गया, अब आगे के कुछ चीजें जो हैं उसको समझते हैं थोड़ा। देखिए बच्चों आगे हैं, इन्हीं के फॉर्मूले दिए गए हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपका बहुत सारा आता है। सम ऑफ एक्स आई दिया हुआ है अपॉन एन, ठीक है। अब ये क्या है एक्स आई, आई की वैल्यू जो होगी ना आपका 1 से लेकर के, इसका मतलब क्या होता है, डन, इसका मतलब क्या बन जाता है, क्या होता है कि जैसे ये आई 1 से लेकर के n तक दिया है ना, तो इसका मतलब हो जाता है कि काउंटिंग के कितने नंबर हैं हमारे, समझ में आई बात, काउंटिंग के कितने नंबर है, जैसे 1 2 3 4 10 बच्चे हैं तो 1 से लेकर के 10 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं तो 1 से लेकर के 100 तक की बात होगी, उतने जोड़ेंगे या डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो ये यही आइडिया दिलाता है। जैसे देखिए ये एक्स बार का मीन्स दिखा रहा है, डन, क्लियर। इसको हम इसी से डिनोट करते हैं, मीन से डिनोट करते हैं, क्लियर। ये जो है हमारा, इसका भी यूज होता है जैसे ही थोड़ा आप एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी से बाहर जैसे ही आप जाओगे तो इसके ऊपर भी आपके क्लास में क्वेश्चन बनते हैं कि कोई घटनाएं कितनी बार होती है, उस हिसाब से, जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी वाला समझाया था, अभी बात किया था मैंने कि क्या है कि मान लीजिए 0 से 10 तक के मार्क्स लाने वाले 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो इसका क्लास मार्क्स क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 5 हो जाएगी और ये fi हो गया। तो फर्स्ट की बात किया जाए तो fi इंटू xi क्या हो गया, 15 हो गया। अब इसी तरीके से 10 से 20 तक के बच्चों की बात करें तो यहाँ मान लीजिए 8 बच्चे, इसका कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया 15 और 8 बच्चे हैं तो 15 8 जा क्या हो जाता है 120। तो इसका इस तरीके से 10 20 आएंगे, उन सबको जोड़ देंगे या जितने आएंगे उतने से डिवाइड कर देंगे, समझ में आई बात, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, जो एफ आएगा इसको भी जोड़ेंगे, डन। तो क्लियर हुआ, यही हमारा फॉर्मूला है मीन के लिए। बाकी और भी है, डेविएशन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है, तो इसके लिए हमें क्लास 10th में जाना पड़ेगा। और भी है, मीन डेविएशन है, वेरिएंस है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो उसके लिए और आगे जाना पड़ेगा। फिलहाल 9th क्लास के लिए इतना है, इससे ज़्यादा आगे चांस कम है पूछने के लिए, तो कोई बात नहीं, यहीं रुक जाते हैं, डन। चलिए देखो बच्चों, अब थोड़ा हम इधर आते हैं। सबसे पहले देखिए मोड का बहुत कम है, इसलिए मोड बहुत कम में बताया भी गया है, कुछ नहीं जानना है, सीधा वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, सबसे ज्यादा बार जो काम होता है उसी को मोड कहते हैं। मोड का हिंदी मतलब क्या होता है पता है आपको, अगर आपने पढ़ा होगा कहीं पर तो बहुलक होता है, आई थिंक बहुलक, ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा बार जो चीजें आए
उसी को मोड कहते हैं। क्लियर हुआ? जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आती है उसी को मोड कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि हाइट की बात करता हूं, है ना, कि क्लास में अगर देखा जाए बच्चों की हाइट क्या है, तो 165 सेंटीमीटर में बता रहा हूँ, सेंटीमीटर में 158, फिर 160, फिर 175, यही सब आसपास में होते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए कि मुझे इसी डाटा में कह दे कि कौन सा मोड होगा, तो 160 दो बार आया ना, तो मोड क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा। मतलब बेसिक सा बहुत छोटा सा आइडिया है कि कई सारे गिवन डाटा है, उसमें से जो चीजें सबसे ज्यादा बार आया है वही हमारा मोड होता है। जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आया है, काम खत्म। ठीक है, डन। अब देखिए बात करते हैं मीडियन की। ठीक है, मीडियन भी एक अपने आप में बहुत सारा दायरा जो है ना कवर करता है। ठीक है, लेकिन बात आती है कि क्लास 9th के लिए क्या है। देखिए जैसे मीडियन का तो एक से पहले फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म्स, दूसरा होता है, अब ये सब है क्या, जब अगर बात होती है ऑड की, नंबर ऑड हो, जैसे मान लीजिए मैंने कोई डाटा लिया, उसमें लिखा 2, 3, 5, 4, 5, 7, मान लीजिए यही ले लिया मैंने। ठीक है, मुझे कह दे कि इसका मीडियन निकालिए। ठीक है, कुछ भी है ये, मीडियन निकालिए। मैं क्या करूंगा मीडियन निकालने के लिए? सबसे पहले मैं इसको काउंट करूंगा कि ये ऑड है या इवन है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप क्या कहते हो? इवन कहते हो कि ऑड कहते हो? तो 6 को आप क्या कहते हो? इवन। 6 को आप क्या कहते हो? इवन। ठीक है, ऐसे कहते हो ना। तो इस फॉर्मूले इवन के लिए ये जा रहा है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डन। क्या करेंगे? देखिए पहले लिखेंगे n/2 मीडियन इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे मीडियन इक्वल टू, डन, n/2, यही फॉर्मूला है ना, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए 6/2 टर्म प्लस 6/2 + 1 टर्म TH, चलिए 6/2 TH, ये भी टर्म। फिर आगे की कहानी क्या है? डिवाइडेड बाई 2। देखिए 6/2 क्या होता है? थर्ड होता है, और 6/3 + 1 ये फोर्थ होता है, डिवाइडेड बाय 2। यहां सावधानी रखिएगा, बहुत बच्चे बड़ा धोखा खाते हैं कि सीधा इसको जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, वही आंसर कर दिया। ये नहीं होता, ये टर्म की बात कर रहा है, तीसरा और चौथे टर्म की। देखिए ये कौन सा है? तीसरा टर्म इसमें से कौन है? 5 है। चौथा टर्म इसमें से क्या? एक तो पहले आप अरेंज कीजिएगा इसको। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 5, 7 अरेंज कर दिया हमने। अभी बेसिक आइडिया बता रहा हूँ, क्वेश्चन में तो बताऊंगा ही। तो अब अगर मैं तीसरे टर्म की बात करूं, तो तीसरा है 4 और चौथा है 5, यानी इसका आंसर क्या होगा? 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी 9/2, बाकी 4.5। तो मीडियन क्या हो गया? 4.5 इसके लिए। समझ में आई बात? डन। ये हो गया हमारा मीडियन। जब होगा, जब इवन होगा तब की बात चल रही है। अब मैं ऑड लेता हूं, मान लीजिए एक नंबर मैं डिलीट कर देता हूं। चलिए फिर से लिख लेता हूं। मान लीजिए 2 है, 3 है, ऑर्डर में ही लिख रहा हूं मैं, 5, 6, 7, अरेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑर्डर में। अब मान लीजिए मुझे इसका कह रहा है कितना हो गया? 6 इसमें भी है, तो इसको मैंने हटा दिया 7। तो अब कितने हो गए? n कितने हो गए? 5 हो गए। अब मैं जब ऑड होता है तो क्या केस लगाएंगे? ये वाला, ऐसा ही लगाएंगे ना। फॉर्मूला क्या है? मीडियन इक्वल टू n+1/2, यानी 5 + 1/2 TH, क्या हो जाएगा? थर्ड, है ना, 6/2। तो नंबर 3 आंसर नहीं होगा। काउंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी इसका मीडियन क्या हो गया? 4। समझ में आई बात? तो इस तरीके से मीडियन का फॉर्मूला का यूज करेंगे। आगे भी कुछ है, अपने आप पे कंट्रोल करते हैं, नहीं तो बह जाएंगे, बताने लगेंगे इधर से उधर, तो रोक लेते हैं, यहीं पे रहते हैं। तो इस तरीके से ये रहा हमारा मीडियन। ठीक है, डन। चलिए, तो
इसके जो कॉन्सेप्ट थे, जो बिल्कुल बेसिक आइडिया जिसके बारे में हम लगा सकते हैं इस चैप्टर का, वो हमने सारे आपको बताए हैं। कुछ भी 100% तो होता नहीं है, मैथमेटिक्स है, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो जब चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, ओके, एट लास्ट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना जरूर नहीं भूलें और याद रखें। और मिलते हैं नेक्स्ट में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।